हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल संजय शियाड़ियम। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स। और मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स किसका देखेंगे? हम पहले बात करेंगे प्लेनेट की। इसमें दोस्तों दो टॉपिक बनते हैं, यानी कि दो पार्ट बनते हैं। फर्स्ट पार्ट जो बनता है मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स का वो प्लेनेट के लिए, और सेकेंड पार्ट जो बनता है मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स सैटेलाइट के लिए। तो दोस्तों, सैटेलाइट और प्लेनेट दोनों में डिफरेंस होता है, इसलिए हम एक एक करके समझेंगे। पहले प्लेनेट की बात करेंगे कि प्लेनेट किसी सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत किस प्रकार से मोशन करता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि सैटेलाइट किसी सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत किस प्रकार से मोशन करता है। इस हिसाब से हम दो पार्ट इसके बनाकर चलेंगे और उनके जितने भी सब टॉपिक्स हैं उसको एक एक करके हम समझने वाले हैं दोस्तों। इसलिए आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बीच में इसके बिल्कुल मत करना, क्योंकि वीडियो में जहां इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो आपसे मिस हो जाती हैं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के पास में देखो बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा और आप वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। तो आइए देरी न करते हुए शुरू करते हैं मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स। किसका? प्लेनेट का। दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो यूनिवर्स में प्लेनेट्स जितने भी हैं वो प्लेनेट्स किसी सेंटर के अंतर्गत जो हैं वो किसी इलिप्टिकल ऑर्बिट में मोशन कर रहे हैं। ये हमने 11वीं क्लास में भी पढ़ा है और बीएससी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। दोस्तों, उसी की आज हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से वो मोशन करते हैं। उस पर एक लॉ है, केपलर्स का लॉ जिसे हम कहते हैं, उस केपलर्स लॉ की भी आज हम बात करेंगे। तो आइए समझते हैं दोस्तों, देरी न करते हुए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स में सबसे पहला हमारा टॉपिक है, जो सब टॉपिक है इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स की। दोस्तों, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स होता क्या है कि हमारे पास दो बॉडी है, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर है। तो इन दोनों बॉडी के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो फोर्स इन दोनों बॉडी के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के रिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसा होता है? रिवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो, एफ रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। समझ आ रही बात? ठीक है। जब भी हम ये रिवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है, तो इसको हम लिख सकते हैं F = k/r स्क्वायर, k/r स्क्वायर। जहाँ पर ये जो k है, k इज ए कांस्टेंट। जो k है ये क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला मिल जाता है F = k/r स्क्वायर। इस लॉ को ही, यानी कि ये जो फोर्स है, इस फोर्स को ही हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स का इनवर्स स्क्वायर का नियम। समझ में आ गई बात या नहीं? ठीक है, आ गई है समझ में। अब देखो, यहाँ पर इस कंडीशन में जब इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स की हम बात करते हैं तो उस कंडीशन में जो k की वैल्यू होती है दोस्तों, k की वैल्यू वो प्लस माइनस होती है। कैसी होती है? प्लस माइनस, यानी कि प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। अब यहाँ प्लस से और माइनस से मतलब क्या है? अगर प्लस है k की वैल्यू, क्या है? प्लस, तो प्लस होगी तो यहाँ पर हो जाएगा F = k/r स्क्वायर। ठीक है। और यदि माइनस है k की वैल्यू तो तब हो जाएगा F = -k/r स्क्वायर। यानी कि ये दो फॉर्मूले हमें मिल जाएंगे। ठीक है। एक तो ये पॉजिटिव वाला और एक ये नेगेटिव वाला, तो दो फॉर्मूले हमें प्राप्त हो गए। मतलब क्या है इन दोनों फॉर्मूले का? यदि हमारे पास पॉजिटिव है k की वैल्यू तो इसका मतलब है कि इन दोनों बॉडी के बीच जो लगने वाला फोर्स है वो कैसा है? प्रतिकर्षण बल है। कैसा है? रिपल्सन फोर्स, प्रतिकर्षण बल। समझ आ रही बात? और यदि इन दोनों के बीच यदि ये k का मान, यानी कि k की वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि साइन के तो कैसा रहा हमारे पास? नेगेटिव, F = -k/r स्क्वायर। तब इन दोनों बॉडी के बीच लगने वाला जो फोर्स है दोस्तों, वो फोर्स होगा हमारा अट्रैक्शन फोर्स, यानी कि आकर्षण बल। सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स होगा, आकर्षण बल होगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। अगर माइनस है तो अट्रैक्शन फोर्स और प्लस है तो रिपल्सन फोर्स। क्लियर है? इसी प्रकार से नेक्स्ट लॉ समझते हैं। नेक्स्ट लॉ क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये सबने पढ़ा है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, यानी कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है दोस्तों। ये होता है, इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं, यदि हमारे पास कोई दो बॉडी है, एक बॉडी A है, एक बॉडी B है, पहली बॉडी का मास m1 है, दूसरी का मास m2 है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? r, यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यदि r है, तब उस कंडीशन में इन दोनों बॉडी के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो फोर्स इन दोनों बॉडी के मास m1 और m2 के गुणा के, यानी कि मल्टीपल के प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल होता है यानी कि उसके समानुपाती होता है। ठीक है। और
इन दोनों बॉडी के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के रिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा था। ठीक है, तो ये दो कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो रही है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, ये आपको याद रखनी है। इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स में सिर्फ एक कंडीशन फॉलो हो रही है, इनके बीच के डिस्टेंस की बात करते हैं फोर्स के लिए, और यहाँ पर मास की भी बात करते हैं डिस्टेंस के साथ साथ। क्लियर है? तो हमने देखा है F प्रोपोर्शनल टू m1 m2, F रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो F है, ये फोर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा m1 m2/r² के। और जब भी हम इस प्रकार का यानी कि प्रोपोर्शनल का या रिवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो उस कंडीशन में कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो, जब न्यूटन्स लॉ की हम बात कर रहे हैं और किसके लिए, ग्रेविटेशन की फोर्स यानी कि ग्रेविटेशन के लिए बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशन के लिए बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम एक कॉन्स्टेंट वैल्यू लिखते हैं, और ये जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है G, ये क्या है, G कॉन्स्टेंट वैल्यू है। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और इंग्लिश में इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो माइनस की होती है। क्या होती है, माइनस की। ये सिर्फ माइनस की मतलब कैसे होती है, यहाँ पर माइनस का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर माइनस ही है, इसका मतलब ये है, ये बताता है यहाँ पर कि फोर्स कौन सा लग रहा है, फोर्स हमारा अट्रैक्शन फोर्स है या फिर रिपल्सन फोर्स है, उसी के लिए सिर्फ माइनस का यूज कर रहे हैं, प्लस और माइनस का। जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि k/r² है, लेकिन k की वैल्यू दो प्रकार से हम लिखते हैं, प्लस है तो क्या बन जाएगा हमारे पास, रिपल्सन फोर्स, और अगर नेगेटिव है तो अट्रैक्शन फोर्स। उसी प्रकार से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जब हम ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं तो ग्रेविटेशन फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो केवल और केवल अट्रैक्टिव करता है, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स होता है। इसको हम अट्रैक्शन फोर्स यानी कि आकर्षण बल कहते हैं, इसको इसलिए कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमारा, तो इसलिए यहाँ पर दोस्तों माइनस जो G का मान है ये माइनस होगा, नेगेटिव होगा। F = -G m1 m2/r²। और इस नेगेटिव साइन से यह स्पष्ट होता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसा है, अट्रैक्शन फोर्स है। जैसे यहाँ पर बात कर रहे थे ना, माइनस लग रहा था तो ये कैसा फोर्स बन रहा है, अट्रैक्शन फोर्स, और जब माइनस नहीं है यानी कि प्लस है तो रिपल्सन फोर्स, और ये हमेशा अट्रैक्शन फोर्स रहता है। क्लियर है, समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, अब नेक्स्ट हैं दोस्तों हम अपना थर्ड पॉइंट, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी। दोस्तों क्या होता है ये नियम, सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं कि केपलर ने जो है ग्रहों संबंधी अपने कुछ लॉ दिए थे, जो 3 लॉ थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो दोस्तों फर्स्ट और सेकंड लॉ जो है ये उन्होंने 1909 ईस्वी में रिप्रेजेंट किया था, यानी कि 1909 ईस्वी में बताया था फर्स्ट और सेकंड लॉ के बारे में, उसको पूरी तरह से उनको डिफाइन भी किया था। ठीक है, इसी प्रकार से जो इनका थर्ड लॉ था दोस्तों, ये थर्ड लॉ इन्होंने प्रस्तुत किया था 1919 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि थर्ड लॉ इन्होंने 1919 ईस्वी में प्रस्तुत किया, उसको डिफाइन भी किया, एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से, लेकिन 1909 ईस्वी में इन्होंने फर्स्ट और सेकंड लॉ पहले ही डिफाइन कर दिया था। अब एक एक करके हम इसको समझ लेते हैं। जैसे फर्स्ट लॉ है हमारे पास, क्या है फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है, प्रत्येक प्लेनेट सन के चारों ओर यानी कि सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट पर मोशन करता है तथा सन इसके फोकस पर प्लेस्ड होता है। दोबारा समझ लें कि प्रत्येक प्लेनेट सन के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट पर मोशन करता है तथा सन इसके फोकस पर प्लेस्ड होता है। जैसे यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, मैं इधर कुछ ये रफ कर देता हूँ, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पीछे बैक जाके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, जो मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ पर, जो ये तरह की बातें हैं उसको मैं यहाँ पर स्पष्ट तरीके से आपको समझा सकूँ। देखो फर्स्ट लॉ की मैंने बात की, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि एक इलिप्टिकल ऑर्बिट पर मोशन करता है प्लेनेट, एवरी प्लेनेट। तो हमने क्या बना दिया कि इलिप्टिकल ऑर्बिट बना दिया ये, और इसी इलिप्टिकल ऑर्बिट पर मान लिया कोई प्लेनेट है, इस प्रकार से ये मोशन कर रहा है ऐसे करके। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एवरी प्लेनेट यानी कि प्रत्येक प्लेनेट सन के चारों ओर, सन के चारों ओर यानी कि सन कहाँ पर है, कहीं यहाँ पर मान लिया ये सन है, ये सन है यहाँ पर। ठीक है, सन के चारों ओर ये क्या है, प्लेनेट, ये है प्लेनेट, प्लेनेट सन के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट पर, और ये हमारी ऑर्बिट कैसी है, इलिप्टिकल, ये हमारी ऑर्बिट है इलिप्टिकल, इलिप्टिकल। ठीक है, इलिप्टिकल को हिंदी में कहते हैं हम दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार। समझ आ रही है बात। ठीक है, यानी कि एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में प्लेनेट यानी कि ग्रह सन के चारों ओर गति करता है यानी कि मोशन करता है तथा सन इनके यानी कि इसके फोकस पर प्लेस्ड होता है। सन जो है ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है इसके एक फोकस पर, एक फोकस हमने यहाँ पर मान लिया, इस फोकस पर प्लेस्ड है। अब ये जितने भी ग्रह हैं सारे के सारे ग्रह, जैसे हमारे प्लेनेट में अर्थ मान लें, फिर ठीक है जुपिटर मान लें, तो जितने भी हमारे प्लेनेट हैं सब इसी प्रकार से मोशन करेंगे, ऐसे करके मोशन करते रहेंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से, ये कहने का मतलब है केपलर का, यानी कि केपलर ने ये बताया।
और ये सच भी है। आप देखते हैं इस चीज़ को कि जितने भी प्लेनेट हैं वो सन के चारों तरफ मोशन करते रहते हैं। और कैसे मोशन करते हैं? इलिप्टिकल ऑर्बिट में मोशन करते हैं। यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर्स का नियम है। ठीक है, अब इसी प्रकार से बात कर लेते हैं दूसरे नियम की। तो दूसरा नियम क्या कहता है दोस्तों? ये कह रहा है सेकंड लॉ ऑफ केपलर यानी कि प्लेनेटरी का सेकंड लॉ क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्लेनेट की एरियल वेलोसिटी, प्रत्येक प्लेनेट की एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी का मतलब क्या? क्षेत्रफलीय चाल। क्षेत्रफलीय चाल मैं यहां पर लिख देता हूं, क्या है इसका मतलब? क्षेत्रफलीय चाल। यानी कि प्रत्येक प्लेनेट की जो क्षेत्रफलीय चाल होती है, एरियल वेलोसिटी होती है, वो क्या रहती होती है? कांस्टेंट होती है। वो कैसी होती है दोस्तों? कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट होती है। अर्थात प्रत्येक प्लेनेट इक्वल टाइम में, प्रत्येक प्लेनेट इक्वल टाइम में इक्वल एरिया ट्रेवल करता है, इक्वल एरिया ट्रेवल करता है। क्लियर है? दूसरा लॉ ये कह रहा है कि प्रत्येक प्लेनेट की एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, अर्थात प्रत्येक प्लेनेट इक्वल टाइम में इक्वल एरिया ट्रेवल करता है। इसी लॉ को हम केपलर्स का सेकंड लॉ कहते हैं। क्लियर है? समझ आ रही बात या नहीं? अगर समझ में नहीं आ रही हो तो यहाँ पर समझ लेते हैं कि इसका कहने का मतलब है कि एक हमारे पास क्या है, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है जिसमें सन जो है वो कहाँ पर है? एक फोकस पर है, ये सन है, सन, और प्लेनेट इस प्रकार से मोशन कर रहा है। मान लिया प्लेनेट किसी टाइम यहाँ पर है और फिर यहाँ पर पहुँच जाता है, तो इसका जो एरिया होगा वो ये वाला होगा। यानी कि मान लिया जो ये प्लेनेट है, ये क्या है? प्लेनेट, ठीक है, ये प्लेनेट किसी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है एक इलिप्टिकल ऑर्बिट पर, और इलिप्टिकल ऑर्बिट पर जब किसी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो ये किसी टाइम यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है, इस स्थान से इस वाले स्थान तक आ जाता है। मान लीजिए इस स्थान को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और ये वाला जो है सन क्या है? एस पॉइंट। तो यहाँ से इसने कितना एरिया ट्रेवल करा? एस ए बी, यानी कि एस ए बी एरिया इसने ट्रेवल कर दिया, यानी कि ये वाला एरिया ट्रेवल कर दिया है। ये किसी टाइम डेल्टा टी टाइम में इसने ट्रेवल कर दिया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि प्रत्येक प्लेनेट इक्वल टाइम में, इक्वल टाइम, मान लिया डेल्टा टी टाइम में इसने इतना एरिया ट्रेवल करा है, और डेल्टा टी टाइम में ही इसने मान लिया यहाँ पर इतना एरिया ट्रेवल कर दिया। ये डेल्टा टी टाइम है, इसने इधर की ओर ये वाला एरिया ट्रेवल कर दिया। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं ये ऊपर का सी पॉइंट और नीचे वाला डी पॉइंट हमने मान लिया है। तो ये वाला जो कितना एरिया हो गया हमारे पास? ये एरिया हो गया एस सी डी। ठीक है, ये कितना हो गया? एस सी डी, और ये वाला एरिया हो गया एस ए बी, और ये एरिया हो गया एस सी डी। दोनों टाइम कितने हमारे पास? डेल्टा टी, डेल्टा टी। तो इसको मान लेते हैं डेल्टा टी और इसको डेल्टा टी डैश। ये कह रहा है कि इक्वल टाइम में अगर ये दोनों टाइम इक्वल हैं, यानी कि डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी डैश, अगर ये दोनों टाइम इक्वल हैं तो इनके द्वारा जो ट्रेवल किया गया एरिया है, इसको हम ट्राइंगल के रूप में मान लेते हैं, ऐसे करके ट्राइंगल, तो ये एरिया इन दोनों के बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि डेल्टा एस ए बी इज इक्वल टू डेल्टा एस सी डी। ये भी कैसे होंगे? आपस में बराबर होंगे। ये इसके कहने का मतलब है केपलर के। तो केपलर ने क्या कहा? प्रत्येक प्लेनेट की एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, यानी कि जिस वेलोसिटी से ये मोशन कर रहा है इस प्रकार से, वो वेलोसिटी तो क्या रहेगी इसकी? कांस्टेंट। और प्रत्येक, अर्थात प्रत्येक प्लेनेट इक्वल टाइम में इक्वल एरिया ट्रैवल करता है, और इक्वल टाइम में जो इक्वल एरिया है वो क्या करेगा? ट्रैवल करेगा। तो एरियल वेलोसिटी का मतलब है क्षेत्रफलीय चाल, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जिस चाल से इसने ये वाला एरिया ट्रैवल किया है उसी चाल से ये वाला एरिया भी ट्रैवल करेगा। तो ये तो चाल इनकी रहेगी क्षेत्रफलीय चाल कांस्टेंट, और डेल्टा टी टाइम में जितना इन्होंने एरिया ट्रैवल करा वो कैसा होगा? आपस में बराबर होगा। समझ आ रही है बात? ठीक है, सेकंड लॉ आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं इसके थर्ड लॉ की। अब ये थर्ड लॉ क्या है? ठीक है, थर्ड लॉ कहते हैं प्लेनेट, प्रत्येक प्लेनेट, थर्ड लॉ देखो क्या है? प्रत्येक प्लेनेट के पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन का मतलब है यहाँ पर परिक्रमण काल से। तो प्रत्येक प्लेनेट के पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का स्क्वायर सेमी मेजर एक्सिस की थर्ड पावर के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है, यानी कि परिक्रमण काल जो है, जिसको हम कहते हैं टाइम पीरियड, तो जो टाइम पीरियड टी है, जिसे कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका जो स्क्वायर है वो सेमी मेजर एक्सिस की पावर 3 के प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? प्रोपोर्शनल। इसी को हम थर्ड लॉ कहते हैं। अब देखो इसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो अक्ष खींची गई हैं। कौन कौन सी अक्ष खींची गई? एक तो देखो ये मेजर एक्सिस है, ये बड़ी अक्ष है, और एक ये छोटी एक्सिस। दो एक्सिस हमने खींच ली, जिसको हम कहते हैं ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और ये वर्टिकल एक्सिस है। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है ये बड़ी है, मेजर है, और ये वाली जो वर्टिकल है ये माइनर एक्सिस है। क्लियर है? इस एक्सिस को क्या कहेंगे हम? मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। समझ आ रही बात? और इसको कहेंगे हम माइनर, छोटी है ना ये, माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस। देखो इस मेजर एक्सिस का हाफ कहाँ तक होगा? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इस मेजर एक्सिस को, इस वाली यहाँ तक वैल्यू। और ये जो माइनर एक्सिस है इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ से लेके और यहाँ तक। क्लियर है?
तो अब बात करते हैं थर्ड लॉ की। थर्ड लॉ क्या कह रहा है, प्रत्येक प्लेनेट के पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का स्क्वायर, यानी कि उसका जो एक परिक्रमण काल है, एक प्लेनेट यहाँ से चला और यहाँ से जाके ऐसा करके घूमकर और इसी बिंदु पर आ गया, ठीक है, जिस पॉइंट से चला घूमकर कहाँ पर आ गया, इसी पॉइंट पर आ गया, तो इसे हम कहेंगे एक इसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, एक टाइम पीरियड, क्या कहेंगे इसको, टाइम पीरियड, इसका परिक्रमण काल, यानी कि परिक्रमण करने का काल लगा समय, जिसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका तो स्क्वायर वो कह रहा है प्रोपोर्शनल होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, सेमी मेजर एक्सिस। तो सेमी का मतलब यहाँ पर क्या है, जो उसकी आधी अक्ष है, तो यहाँ पर देखो ये मेजर एक्सिस ये वाली है, तो इसकी आधी अक्ष ये होगी ना, तो सेमी मेजर एक्सिस की पावर 3 के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक हम क्या मान रहे हैं, इसको a मान रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं a की पावर 3, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू a की पावर 3। यही हमारा केपलर का थर्ड लॉ है। क्लियर है, केपलर का थर्ड लॉ आपको समझ में आ गया होगा। केपलर का सेकंड लॉ और केपलर का फर्स्ट लॉ भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किसे हम कहते हैं केपलर का फर्स्ट लॉ, किसे कहते हैं केपलर का सेकंड लॉ, किसे कहते हैं केपलर का थर्ड लॉ। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के पास में देखो बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगे उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा और आप वीडियो का लाभ उठा पाएंगे। दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।